नमस्कार फ्रेंड्स, ज्ञान प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ फ्रेंड्स, इसको शेयर ज़रूर करें। आइए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी आपका अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी उपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी वाह्य बल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो व्यक्ति को अपना भार सबसे अधिक कब महसूस पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी, तब मनुष्य या आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा वजनी महसूस करेगा। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। इसका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे जा रही होगी तब व्यक्ति को भार वास्तविक भार से कम होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ऑप्शंस 1/5, 1/4, 1/6 या 1/8। क्या ऑप्शंस? 1/6। लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई पे। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं बढ़ेगा। तो कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ेगा। यानी अगर सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ेगा, यानी आधा बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पोइसो अनुपात, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक या प्रत्यास्था गुणांक। ऑप्शन ए सही है, पोइसो अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किस कारण? सतही तनाव के कारण, वायुमंडलीय
वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता कारण। इसका ऑप्शन ए सही है, सतही तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर के कारण, किसका क्रिया के द्वारा, तेल की निम्न श्यानता के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण। तो तेल दीप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसका क्रिया के द्वारा। श्यानता की इकाई है पॉइज, पास्कल, जूली या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है श्यानता की इकाई? पॉइज है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर या इनमें से कोई नहीं। उत्प्लावकता संबंधित वैज्ञानिक हैं आपके आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमीरात से, ग्रीस से। कहाँ से संबंधित थे? ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो क्या होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? अवरक्त तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगों का यूज करते हैं चमगादड़? पराश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे होते हैं। इन तरंगों को मनुष्य सुन नहीं पाता। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। तो ऑप्शन ए सही है, ध्वनि तरंगे लंबवत है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक या 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन ए सही है। जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को हम लोग सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे होती हैं और पराश्रव्य तरंगे इससे ऊपर होती हैं। 20,000 से ऊपर की जितनी भी तरंगे वो पराश्रव्य तरंगे, इसे हम लोग सुन नहीं सकते, साधारण मनुष्य नहीं सुन सकता। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या फर्क पड़ेगा? ध्वनि की चाल 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 166 मीटर पर सेकंड हो जाएगी या 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगी आपका? जैसे मीडियम बदलेगा तभी फर्क पड़ेगा। तो 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अधिक दाब पे दाब भले दुगना कर दिया जाए।
ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में? सबसे ज़्यादा वायु की चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो आपकी इस्पात में होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड या 232 मीटर पर सेकंड। तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग आपका 332 मीटर पर सेकंड होता है। 100 डेसिबल का शोर स्तर, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज़, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यह क्या है? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, वो आपका 100 डेसिबल हो जाता है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और गुणता के आधार पर, केवल तारत्व और प्रबलता के आधार पर, केवल ध्वनि की प्रबलता के आधार पर, केवल ध्वनि की गुणता के आधार पर, ध्वनि की गुणता के आधार पर वो अंतर किया जा सकता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? 2 मैक, 232 मीटर है। ऑप्शन सी 166 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 66.4 किलोमीटर पर सेकंड, 3332 मीटर पर सेकंड या 664 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन क्या है आपका? 664 मीटर पर सेकंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, उष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंगों के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए? डेसिबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगों में जो इको होता है या प्रतिध्वनि होती है वो परावर्तन की वजह से होती है। सोनार, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार? नौ संचालकों द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? ध्वनि में जो उतार चढ़ाव होता है वो उसको आपको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज सिद्धांत। ये भी डॉपलर प्रभाव का कारण होता है, यानी ध्वनि से संबंधित चीज़ों पे आप डॉपलर प्रभाव स्टडी कर सकते हैं। केल्विन
मान से मानव शरीर का तापमान होता है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन। तो कितना होता है 310 केल्विन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री, बी 212 डिग्री, सी 40 डिग्री, डी 100 डिग्री। -40 डिग्री पे दोनों आपके टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटी और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है -273 डिग्री न्यूनतम संभव ताप। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री केल्विन। क्या होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सामान्य मनुष्य का या स्वस्थ मनुष्य का शारीरिक ताप। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। इसका आंसर क्या है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंड के दिनों में हमें लोहा ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। पारा, क्योंकि हम तापमापी में पारे का ही यूज करते हैं। जब भी आप थर्मामीटर में पारे का यूज करता है। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, क्योंकि 2 परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, कपड़े का संविन्यास यह भूमिका निभाता है। कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है। इसका है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण ही। ऑप्शन ए सही है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं,
यह एक परंपरा है। सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, शैल्यकर्म में एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में। शैल्यकर्म, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अंतरिक्ष यात्रा, शैल्यकर्म एवं दूरमिति में। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। किसमें किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं रहता है। क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्नलिखित से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको? वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या इनमें से कोई नहीं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे ही उबलने लगता है क्योंकि वहां पे वायु दाब कम होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप शरीर के भीतर घुस जाती है। भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। भाप हल्की होती है क्योंकि भाप में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए वो हमारे हाथों को बहुत तेजी से जलाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान। तो किसके होता है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान।